हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उनको सॉल्व करेंगे। तो बुद्धि के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, ये R-TET में पूछा गया था एग्ज़ाम 2012 में कि ये कौन से कथन है जिनमें बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 कथन दिए गए हैं और एक कथन जो है वह बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, वो हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा, यह सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। तीसरा, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और फोर्थ, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो हम बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि जो होती है एक सामान्य मानसिक क्षमता है, तो यह ऑप्शन तो सही है। और दूसरा, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करती है बुद्धि, तो यह ऑप्शन भी यही कह रहा है, तो यह भी सही है। और थर्ड है कि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो व्यवहार की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उससे भी हम बुद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मापन कर सकते हैं, तो यह भी ऑप्शन सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि जो है वह स्थायी नहीं होती है और ना ही वह अपरिवर्तनशील होती है। बुद्धि समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और यह अस्थायी होती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वह सत्य नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। 3rd ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, आधुनिक अवधारणा पूछी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1, मस्तिष्क में तर्क करने का गुण। 2, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता। और 3rd, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। और 4th है नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। बुद्धि विषय के बारे में हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है उसके अनुसार तो ये चारों ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन बुद्धि के बारे में ही बताते हैं। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आधुनिक अवधारणा क्या है, तो मस्तिष्क में तर्क करने का गुण और अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता और नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन, ये आधुनिक अवधारणा ही नहीं है। आधुनिक अवधारणा में है जीवन की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का जो गुण है वही बुद्धि है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह जो डेफिनेशन है हमने एक्सीलेंट लर्निंग के प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ रखी है और यह क्वेश्चन पूछा गया था 1st ग्रेड हिंदी के एग्जाम में। अब ये जो 4 शब्द आ जाते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, तो यह जो डेफिनेशन दी गई थी यह दी गई थी अल्फ्रेड बीने के द्वारा, तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है और यह कथन किसका है। यह जो परिभाषा है कि बुद्धि वह तत्व होता है और सभी मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से यह शामिल रहती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज है। यह किसने कहा था, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलेसनिक, रायबर्न और रेक्स व नाइट ने। अगला क्वेश्चन जो है C-TET के लेवल 1 एग्जाम में पूछा गया है, बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 गलत है और 1 सही है, वो हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नंबर 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। 3rd, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। 4th, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं होती है कि जन्म से ही निर्धारित हो जाए, यह ऑप्शन गलत है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से एकदम सटीक रूप से हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो यह ऑप्शन भी गलत है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक का विचार था, जबकि यह संपूर्ण रूप से सही नहीं है।
तो जो सही ऑप्शन है वह है कि बुद्धि एक बहुआयामी होती है और जो जटिल योग्यताएं होती है उसका एक ग्रुप होता है, समूह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? टर्मन, स्टैनफोर्ड, बिनेट और गिलफोर्ड। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया था वह किया था अल्फ्रेड बिने ने, बिनेट ने किया था। और जो टर्मन थे उन्होंने तो जो बिने साइमन का परीक्षण था उसका संशोधित किया था और उसे नाम दिया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हुआ बिने। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वह एक अविभाज्य इकाई होती है और एक समान तत्वों से मिलकर के ही बनी होती है, सबसे पहले इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल से बौद्धिक प्रवृत्ति को मापा जाता है। बिने साइमन का जो परीक्षण था उसे संशोधित किया था टर्मन जिन्होंने बुद्धि का फॉर्मूला दिया था और उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने स्केल नाम दिया था और यह बुद्धि को मापने में काम आता है, बौद्धिक गुण को मापा जाता है। तो सही ऑप्शन है इसका 1। यह क्वेश्चन पूछा गया आर्ट 8 लेवल 1 और एग्जाम 12 में और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अब ये बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 2 अलग अलग तरह की बुद्धि। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं मंशाओं का पता लगाना, दूसरे के मूड का भाव जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी और पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में पूछा। अंतर्वैयक्तिक का मतलब हम समझ रहे हैं 2 अलग अलग के मध्य। तो जो ऑप्शन 1 है, 2 है और 4 है, इसमें इन तीनों में एक बात कॉमन है, इसमें दूसरे के बारे में बात की जा रही है, दूसरे के अंतर्मन, दूसरे के मूड, दूसरे के विचारों व्यवहारों के बारे में। जबकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है तो यानी कि 2 अलग अलग संवेगों में यह मिलते जुलते संवेगों जैसे कि उदासी हुई, पछतावा, ये मिलते जुलते संवेग है, इनके बीच में भेद कर पाना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर है, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं कल्पनाशीलता होती है उनमें और विचारिक भावनात्मक उनमें एक गुण पाया जाता है। तो ऐसा जो गुण होता है, ऐसे गुण वाली जो बुद्धि होती है उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और मूर्त बुद्धि वह होती है जो कि हाथ से कार्य करने वाली, जिनमें कौशल होता है, मोटर एक्टिविटी होती है, जैसे कि मिस्त्री है। और तो ये लोग जो है मूर्त बुद्धि में आते हैं। सामाजिक बुद्धि जिनके अंदर समाज से रिलेटेड बुद्धि होती है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल रिलेशनशिप होती है, तो वह सामाजिक बुद्धि होती है। और सामान्य बुद्धि होती है। तो जो इंटीरियर डिजाइनर की जो कल्पनाशीलता है, विचारों वाली जो बुद्धि होती है, उसके लिए सही ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का क्या स्रोत है? यह थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक, और दूसरा अधिगम का परिणाम, थर्ड स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया और फोर्थ उपयुक्त सभी। बुद्धि कहाँ से आती है, क्या स्रोत होते हैं उसके? तो आनुवांशिक भी होती है, कुछ बुद्धि हमें अपने पेरेंट से भी मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलती है, तो आनुवांशिक भी होती है। अधिगम का परिणाम, अब पेरेंट्स से हमें मिल गई लेकिन हमने हमारी लर्निंग नहीं की, हमने एजुकेशन नहीं ली या सीखना जारी नहीं रखा, तो बुद्धि आगे नहीं बढ़ सकती। तो अधिगम के द्वारा भी बुद्धि में परिवर्तन आता है, बुद्धि में वृद्धि होती है। उसके अलावा स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी होती है। जो हम वातावरण में देखते हैं, हम सीखते हैं, उसके फलस्वरूप भी बुद्धि में परिवर्तन होता है। बुद्धि में या तो सकारात्मक परिवर्तन होता है, नकारात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन ये बुद्धि का स्रोत होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही सही है कि बुद्धि के स्रोत हैं, आनुवांशिक भी है, अधिगम से भी होती है और वातावरण के साथ स्वयं के अंतःक्रिया के द्वारा भी होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, किसके द्वारा दिया गया था? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। सेकंड ग्रेड एनटीटी, फर्स्ट ग्रेड
फिलोसफी में, सीजी टेट में और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो द्विकारक सिद्धांत है वह दिया गया था। 4 ऑप्शन है, साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और टर्मन ने। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि जो एक तत्व सिद्धांत दिया था, एक कारक, वह दिया था बिने ने, और द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो सही आंसर है इसका स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 2। यह एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया था कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं। एक सामान्य कारक होता है जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं, और एक विशिष्ट कारक होता है जिसे एस फैक्टर कहते हैं। और ये एस फैक्टर जो होता है हम वातावरण से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट आता है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 2 कारक बताएं, सामान्य कारक, विशिष्ट। तो हम जानते हैं कि यहाँ 2 कारक है, तो 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड और थर्स्टन ने। तो 2 कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अब ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है वह भी स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत दिए थे, और त्रिकारक सिद्धांत में इन्होंने बताया कि 3 कारक होते हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और एक होता है समूह कारक। ये 3 कारक बताए थे। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, 1st ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया है। तो एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी, बहुतत्व सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। द्वितत्व जो ऑप्शन 2 है वह सही आंसर है स्पीयरमैन का। यह क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्पीयरमैन का है, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर के रुक जाता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, फिर 16 वर्ष, 25 वर्ष और 50 वर्ष। तो स्पीयरमैन ने कहा था कि जो 16 वर्ष की आयु हो जाती है तो उस समय बुद्धि का बढ़ना रुक जाता है। क्वेश्चन है कि यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? एक सामान्य मानसिक योग्यता है। यहाँ ऑप्शन है बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर और स्टेनबर्ग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन कैसे हैं कि हालांकि इन्होंने 2 तत्व बताए थे, एक सामान्य मानसिक योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, लेकिन इन्होंने कहा था कि जो सामान्य तत्व होता है वह व्यक्ति के सभी कार्यों में विद्यमान रहता है, और जो विशिष्ट तत्व होता है वह केवल विशिष्ट कार्य के संपादन में ही उनकी मदद करता है। तो तत्व तो दोनों होते हैं, लेकिन सामान्य योग्यता जो होती है वह एक ही होती है और विशिष्ट योग्यताएं अनेक होती हैं। तो यह बताया था स्पीयरमैन, और सही ऑप्शन है स्पीयरमैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत नहीं होता है? स्पीयरमैन, कैटलहॉर्न, जेनसन और स्टनबर्ग का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व और त्रिआयामी। तो एक तत्व बिने ने, द्वितत्व स्पीयरमैन ने, त्रिआयामी दिया था गिलफोर्ड ने, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, और थॉर्नडाइक ने दिया था बहुतत्व सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2nd ग्रेड साइंस एग्जाम में, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में और बी टेट में पूछा गया था कि निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन और थॉर्नडाइक ने। तो बिने ने एक तत्व, स्पीयरमैन ने द्वितत्व, थर्स्टन ने समूह तत्व और बहुखंड सिद्धांत, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं, यह दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम कठिन कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास भी होता है, बुद्धि भी बढ़ती है। जैसे कि यदि हम IAS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम जब RS का एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमें सरल लगने लग जाता है। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं उपयुक्त सभी
यह थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे उन्होंने, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। जो यांत्रिक बुद्धि है उसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि वह होती है जो कि कल्पना से, चिंतन शक्ति से, या जो न दिखने वाली चीज़ें होती है सोचने समझने से, और यह बुद्धि उत्पन्न होती है, इसे ये क्रियात्मक रूप दे देते हैं। और जो यांत्रिक बुद्धि होती है जिसे मूर्त बुद्धि या क्रियात्मक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं, जैसे कल पुर्जों का काम करने वाले, हाथ से कार्य करने वाले जो सृजनशील व्यक्ति हैं, कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं, मिस्त्री इत्यादि हुए, तो यह यांत्रिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। इंजीनियर हो गए। सामाजिक बुद्धि वह होती है जो सामाजिक संबंध बनाने में, उसे बढ़ाने में, सुधारने में और उनका निर्वहन करने में प्रयोग में ली जाती है। तो ये तीनों बुद्धियां बताई थी थॉर्नडाइक ने, तो इसका सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया था 2016 में कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त और संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो व्यवहार में काम में लाई जाती है, जैसे मूल क्रियाएं होती है, कार्य करने में काम आती है, हस्त कौशल में काम में ली जाती है, तो ये व्यवहार में हमारे काम आती है। तो इसका सही आंसर है मूर्त बुद्धि 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत 2nd ग्रेड हिंदी एग्जाम में पूछा गया है। एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी और बहुतत्व सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार बुद्धि के 3 आयाम होते हैं, जिसे हम PCO याद रखने के हिसाब से PCO नाम दे सकते हैं। P यानी प्रोडक्ट, C यानी कंटेंट यानी विषय वस्तु, O यानी ऑपरेशन यानी संक्रिया, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। और इन तीनों में जो तत्व होते हैं, विषय वस्तु में 5 होते हैं, विषय वस्तु में 5 तत्व होते हैं, संक्रिया में भी 5 होते हैं, उत्पाद में 6 होते हैं। तो कुल मिलाकर के बुद्धि के इन्होंने 150 तत्व बताए। अब गिलफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर दिया था तो उसमें भी जो तत्व है उसके अंदर परिवर्तन होते गए हैं। जैसे 1967 में इन्होंने बताए थे 120 तत्व कुल बताए थे, और 1977 में यानी उसके 10 साल बाद 150 तत्व बताए थे, और उसके बाद 1980 में 3 साल बाद ही उसमें और संशोधन किया और इन्होंने 180 खंड बताए थे। और जो अधिकतर जो मॉडल प्रचलित है वह 1977 वाला यानी 150 खंड वाला ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में पूछा गया है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन सही है और 1 गलत है जो हमें ढूंढना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिक अनुबंध सिद्धांत पावलोव, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल ने। तो यह अधिगम से भी क्वेश्चन पूछा गया है और यह हम अपने आगामी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं सही ऑप्शन। बहुबुद्धि सिद्धांत है, यह हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के लिए, और गिलफोर्ड ने जो दिया था वह त्रिआयामी सिद्धांत था, या जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल कहते हैं, वह दिया था। तो यह ऑप्शन जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन 1। अब ये क्वेश्चन पूछा गया रीट लेवल 2nd एग्जाम में 2016 में, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135, 120। तो यहाँ 120 ऑप्शन है, 150 नहीं दिया हुआ है, ना 180 दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो 4th है वह इसका सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 2nd ग्रेड इंग्लिश एग्जाम में पूछा गया है गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड, बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का संरचना मॉडल या संरचना सिद्धांत, या त्रिआयामी सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? RBSc एग्जाम में पूछा गया है। अब ये देखिए, हमने 3 ऑप्शन यदि हमें याद है तो हम जो 4th ऑप्शन नहीं है उसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट संक्रिया, विषय वस्तु, लाभ और उत्पादन हमें याद है PCO। उसके अलावा जो भी वो हमें निकाल देना है। तो प्रोडक्शन है, C कंटेंट है, O ऑपरेशन सही है, तो जो नहीं है वह है लाभ। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन 2। अब ये क्वेश्चन है
गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, हिस्ट्री एग्जाम में, पीटीआई एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन इसके ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। 100, 120, 200 और 150। इसमें 120 भी दिया गया है, 150 भी दिया गया था, विवादास्पद प्रश्न था। 120 दिया होता तो 150 नहीं दिया होता है। ये दोनों ही तत्व गिलफोर्ड ने बताए गए थे, तो यह विवादित प्रश्न था। यदि यहाँ 150 नहीं होता तो 120 सही आंसर था। फिर गिलफोर्ड का क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं, कुल कितने खाने हैं? सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम में पूछा गया है। 3, 60, 80, 120, तो यहाँ सिर्फ 120 का ही ऑप्शन है, ये सही आंसर है ऑप्शन 4। फिर से वही क्वेश्चन, गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। 100, 120, 200, 150। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने तत्वों को शामिल किया गया था। तो जब प्रारंभ में पूछा तब हम बता सकते हैं कि शुरू में जो तत्व थे वह 120 थे, 150 तो बाद में हुए। तो यहाँ दोनों ऑप्शन देने के बावजूद भी हम यहाँ सही आंसर दे सकते हैं ऑप्शन 2, क्योंकि प्रारंभ में 120 ही बताए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि से पूछा गया है, यह सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? शाब्दिक, सांकेतिक, आकृतिक और संज्ञान। यानी विषय वस्तु के अंदर जो तत्व दिए गए थे उसके अंदर कौन सा तत्व नहीं है इन चारों में से? तो जो विषय वस्तु था उसके अंदर यह ऑप्शन थे, एक तो दृश्य आकृति होती है, श्रव्य आकृति, संकेतात्मक, भाषागत और व्यवहारगत। तो भाषागत में शाब्दिक आ जाता है, आकृति भी आ गया, उसमें संकेत भी आ गया, लेकिन उसमें संज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन हो गया, थर्ड आंसर हो गया इसका।